ठीक है, यहाँ पर देखो ये पोर्शन दिख रहा है। और ये बस ठीक है, कल के लेक्चर में अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोगों ने हेरिडिटी एंड वेरिएशन इस टॉपिक में देखे थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशो, डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो, डीएनए का मॉडल देखे थे। और कल हम लोग ने सीखे थे कि किस तरीके से कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। हम लोग पढ़े थे कि कैरेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो रिसेसिव होता है वो सप्रेस हो जाता है। याद होगा तो हम लोग ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशो में हाइट का कैरेक्टर लिए थे कि एक टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट है, और इन दोनों के बीच में अगर क्रॉसिंग हो तो जो प्लांट मिलेगा वो कैसा रहेगा? टॉल। इसका मतलब टॉल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? डोमिनेंट है। किसके ऊपर? शॉर्टनेस। याद आ रहा है ना? ऐसे हम लोग ने ब्राउन एंड येलो एंड ग्रीन एंड रिंकल एक प्लांट लिए थे, उनके बीच में भी क्रॉसिंग करवाए थे। तो वहां पर भी देखे थे कि राउंड जो है वो डोमिनेंट कलर है, डोमिनेंट शेप है, और येलो जो है वो डोमिनेंट कलर है। तो इन सब का आंसर किसने दिया था हम लोग को? मेंडल्स। किसने दिया था? मेंडल्स। अब उसी चीज को कैरी ऑन करते हैं। देखो जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन की वजह से ना बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारी डिजीज के बारे में पढ़े, बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम लोगों को पता चला। जब जीन्स की स्टडी होने लगी तो हम लोगों को पता चला कि भैया कुछ कुछ जीन्स के अंदर चेंजेस होने की वजह से कुछ बीमारियां आ रही होती। वो जो बीमारियां होती है जो जीन्स के अंदर चेंजेस होने की वजह से होती है, वो दो तरीके की होती है। कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस हो जाते हैं, क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा होता है, एक बीमारी। और कभी कभी होता है कि जीन्स के अंदर चेंजेस होते हैं, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, सडन चेंज। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज। तो जीन्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं बच्चों, उसके अंदर भी दो टाइप होता है। कभी कभी होता है कि सिंगल जीन के अंदर चेंज हुआ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मोर देन वन जीन क्या हो गया? चेंज। तो अगर सिंगल जीन में चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। क्या होता है उसको? अगर एक से ज्यादा जीन्स के अंदर चेंजेस हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रोमोसोम में चेंजेस होंगे तो क्या होगा। इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। क्या बोलते हैं? चलो, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। हम लोग बात करें कि क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंजेस होंगे तो क्या होगा। वैसे तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग वी हैव 46 क्रोमोसोम, 44 plus X and X in case of female and 44 plus X and Y in case of male. बट अगर चेंजेस होगा तो हम लोग उस क्रोमोसोम के अंदर अगर कोई नंबर में कमी ज्यादा हो जाती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंड्रोम। अब बेसिकली सिंड्रोम किसको बोलते हैं? ऐसी बीमारी जिसकी बहुत सारे सिम्टम्स हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया हुआ है किसी को, तो हम लोग को पता है कि उसको बुखार आएगा, उसको टाइम टू टाइम बुखार आएगा, उसको सर्दी लगेगी, ठंडी लगेगी, कांपेगा वो, है ना? ये उसके सिम्टम्स हैं, बट गिने चुने सिम्टम्स हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। तो पहला जेनेटिकल डिसऑर्डर क्रोमोसोम के नंबर में कमी और ज्यादा होने की वजह से जो डिटेक्ट किया गया था ह्यूमन बॉडी में, उसका नाम था बच्चों डाउन सिंड्रोम। क्या नाम था? डाउन सिंड्रोम। और ये क्या है? डाउन सिंड्रोम को 21st ट्राइसोमी भी बोलते हैं। क्या होता है बच्चों? 21st ट्राइसोमी। देखो होता क्या है कि इस डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। 46 के बजाय कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। अब नॉर्मली अपने को पता है क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, तो पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ऐसे कितने पेयर होंगे? टोटल 23 पेयर। तो जो 21st पेयर होगा, जो 21वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, वहां पर एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा। तो दो के बजाय कितने हो जाते हैं? कहां पर? 21st पेयर। इसीलिए इसका नाम है 21st ट्राइसोमी। ट्राई का मतलब 3।
21वें पैर पर कितने क्रोमोसोम हो गए? 3 क्रोमोसोम। मतलब इन ऑल टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 47 क्रोमोसोम। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम है ये किससे रिलेटेड है? ऑटोसोम से। दो टाइप के क्रोमोसोम थे, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम जो जेंडर डिसाइड करता था, ये किससे रिलेटेड है? ऑटोसोम से। अच्छा, इसमें होता क्या है? जो पर्सन रहेगा ना बच्चों, जिसको ये बीमारी होगी, जो डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा होगा, उसकी हाइट छोटी रहेगी, उसके हेयर जो है स्कैंटी रहेगी, ऐसे कांटे के जैसे बाहर निकले रहेंगे, स्कैंटी हेयर रहेंगे। उसके पाम पर एक सिंगल क्रीज होगी बस। उसकी नेक जो रहेगी वो अंदर की तरफ ऐसे धसी होगी, आंख प्रोट्रूडिंग होगी, बाहर की तरफ निकली होगी, ठीक है। हाँ, वो मेंटली डिसेबल होगा, आप बोल सकते हैं कि वो पागल जैसा होगा। और सबसे बड़ी बात, उनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो 16 से 20 साल की होती है। कितना? 16 to 20 इयर्स। इसके बाद वो क्या हो जाएंगे? डेथ हो जाएंगे। जैसे हम लोग कैसे मर जाते हैं 50, 60, 70 साल के बाद, मगर उनकी एज कितनी है? 15, 16 to 20 इयर्स। अब आप इमेजिन करें ऐसा पर्सन जो किसी के घर में पैदा हो, जो डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है, घर वालों को मालूम है कि 16 से 20 साल के बाद उसकी क्या होगी? डेथ हो जाएगी नेचुरली। बच्चा है ना घर का, वो तो अटैच हो जाएगा फैमिली मेंबर्स के साथ में धीरे धीरे। और फैमिली मेंबर्स को ये बात पता हो कितना पेनफुल है। इसीलिए मैंने बोला था कि शादी के टाइम पर कुंडली मैच करने से अच्छा है डीएनए मैच होना चाहिए। क्या मैच होना चाहिए? कि कहीं भैया इनके डीएनए की कॉम्बिनेशन से कोई डिजीज तो अराइज नहीं हुई। ठीक, चलो ये तो पहला केस है डाउन सिंड्रोम। सेकंड, इसको लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसको मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें एक क्रोमोसोम जो है ना गायब हो जाता है, मगर अब इसमें जो बात चल रही है ये ऑटोसोम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? सेक्स क्रोमोसोम से, जेंडर वाले क्रोमोसोम से। फीमेल्स में अगर आपको याद है मैंने बताया था 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम होता है। बट वो पर्सन जो टर्नर सिंड्रोम से सफर कर रहा है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स वाला नहीं, मोनो मतलब एक, मतलब 45 क्रोमोसोम ही। कितने क्रोमोसोम है? 46 नहीं, कितने? 44 एक्स। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं होते, स्टेराइल होते हैं, रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब उनकी जनरेशन कंटिन्यू होने वाली नहीं। ये डिजीज फीमेल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? फीमेल्स। ऐसे ही एक डिजीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। स्पेलिंग चेक कर लेना बाद में, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। ये मेल से रिलेटेड डिजीज है। मेल्स में होता क्या है? 44 प्लस एक्स वाई ना, इसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा 44 प्लस एक्स एक्स वाई। मतलब ये वो पर्सन है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। अगेन ये लोग भी स्टेराइल होते हैं, रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये पर्सन जो होते हैं इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिली। फीमेल्स के जैसे ब्रेस्ट डेवलप होंगे, मेल के जैसे टेस्टिस डेवलप होगी, बट वो रूडिमेंटरी है, मतलब फंक्शनलेस नहीं। वो लोग अपने जनरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्लियर है? अरे कोई दिक्कत? ये बात हो गई किसमें? क्रोमोसोम के नंबर में कमी या ज्यादा होने की वजह से जो प्रॉब्लम हो। मैंने बताया था कि इसके अलावा कभी-कभी जीन्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं। अब जीन्स के अंदर दो तरीके से चेंजेस, एक सिंगल जीन हो सकता है और या हो सकता है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। तो पहले बात करते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर कि अगर सिंगल जीन्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो कौन-कौन सी बीमारी हो सकती है। अपने बुक में ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां दी है, दो तीन। पहले बात कर लेते हैं जो सबसे पहले दिया हुआ है एल्बिनिज्म। अब एल्बिनिज्म क्या है? ये एक बीमारी होती है बच्चों जिसमें ना बॉडी के अंदर एक पिगमेंट ना होने की वजह से पूरी बॉडी वाइट दिखती है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर अपने यहाँ पर तनवर नगर में हम लोग कभी जाएंगे तो एक पूरी फैमिली आती है, पूरी वाइट रहते थे, है ना? तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग की स्किन के अंदर ना एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेलेनिन। क्या बोलते हैं उसको? वो जब धूप के कांटेक्ट में आता है ना तो वो ब्राउन कलर सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से अपनी स्किन क्या होती है? काली होती है। अब देखो ये वाला हिस्सा ज्यादा काला होता है,
या जो वर्कर्स होते हैं, देखो उनके दूध इतने दूध से एकदम काला हो जाता है, उसके दूध के ऊपर पूरा गोरा रहता है। क्यों? क्योंकि ये इतना हिस्सा हमेशा धूप के कांटेक्ट में रहता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब वो धूप के कांटेक्ट में आता है तो वो स्किन के अंदर क्या रिलीज करता है? ब्राउन कलर सीक्रेट करता है। इसीलिए स्किन कैसी होती है? डार्क होती है। यूरोपियन कंट्रीज में देखो लोग सन बाथ लेते हैं, है ना? क्यों? वहां पर धूप उतनी नहीं, तो लोग धूप लेते हैं। मेलेनिन की वजह से बहुत सारी बीमारियां नहीं भी होती, क्योंकि वहां पे इतनी धूप अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए लोग सन बाथ लेते हैं जाकर कि भैया हम लोग को क्या हो, मेलेनिन सीक्रेट हो। मगर अपने यहाँ पे तो पहले से बहुत है, और अफ्रीकन कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा सूरज, तो वहां तो और काले हो जाते हैं बेचारे लोग। अपने यहाँ पर एशियन कंट्रीज में है धूप उतनी, बट अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले कम है। तो भैया अपने यहाँ पर भी मेलेनिन सीक्रेट करता है ब्राउन कलर, बट वो पर्सन जो अल्बिनिज्म से सफर कर रहा है ना, उसके अंदर मेलेनिन है ही नहीं। वो धूप में जाए या नहीं जाए, उसके अंदर ब्राउन कलर सीक्रेट होने वाला, तो वो कैसे दिखते? एकदम प्योर व्हाइट अल्बिनो टाइप में दिखते एकदम, है ना? वो व्हाइट वाले माउस आते हैं वैसे एकदम दिखते हैं। आंख उन लोग की लाल होती, उन लोग की आंख कैसी होती? आप लोग देखेंगे धूप में वो लोग ऐसे करके देखते हैं बड़े मुश्किल से, है ना? उनकी जो देखने की पावर बहुत वीक होती, प्रॉपर वो लोग नहीं देख पाते। समझ आ रहा है? बहरहाल ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई? एक सिंगल जीन के अंदर चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर मेलेनिन पिगमेंट ही नहीं बनता है। अब मेलेनिन बनेगा ही नहीं तो ब्राउन होगा क्या स्किन? समझ में आया? अल्बिनिज्म। सेकंड बीमारी जो है बच्चों वो है सिकल सेल एनीमिया। और ये क्या है? सिकल सेल एनीमिया। देखो होता क्या है, हम लोग की बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ना आरबीसी होता है, सभी को पता होगा, ठीक है? हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को लेकर जाता आता है, पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। बट सिकल सेल एनीमिया से जो पर्सन सफर करते हैं बच्चे लोग, उनका आरबीसी जो होता है ना, उसका शेप बदल जाता है। नॉर्मली आरबीसी का शेप बायकॉन्केव होता है। कैसा होता है यार? मैं लेंस से पढ़ा है ना, तो लेंस लाके दिखाया था कॉन्केव कॉन्वेक्स साइड में, तो वो दोनों साइड से कॉन्केव होगा। समझ ना? ऐसा वो रबर वाला अंगूर देखो, जबान पे चिपका ले लेते हैं जिसको, अगर उसको मैं दबा दूं, पानी टाके में नहीं चढ़ना। कल मैं लेक्चर के बाद देखता हूं, ठीक? तो उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? रबर के अंगूर को अगर आप प्रेस कर दो तो कैसा शेप दिखेगा? वैसे शेप का अपना आरबीसी होता है, बायकॉन्केव। बट वो पर्सन जो सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहे हैं, उसके आरबीसी का शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है कुछ इस तरीके से, ऐसा। देखो नॉर्मल आरबीसी का जो शेप होता है उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वो ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? अब अगर आपके बॉडी के अंदर सिकल सेल एनीमिया रहेगा तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई होने वाला, अब समझ रहे हो? ऑक्सीजन बहुत जरूरी है अपने बॉडी के लिए। आप अगर टेक्स्ट बुक किसी ने लाया होगा तो मेरे को एक डायग्राम दिखाना, लाया किसी ने टेक्स्ट बुक? एक वैसे भी कौन सा तुमने लिखा है, ठीक है? तो उसमें मैं एक हाथ बनाया, टेक्स्ट बुक में जाकर डायग्राम देखना, वो एकदम काला होगा क्योंकि वहां पर ना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल रहा है। सिकल सेल एनीमिया का वो एक डायग्राम हम लोग की बुक में दिया हुआ है, वो पर्सन का हाथ बताया कि भैया उसका हाथ पूरा काला हो गया, ऐसा लग रहा है सड़ रहा है उसका हाथ, ठीक है? ये डिजीज है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये कि एक फॉलिक एसिड टैबलेट आती है, वो खा लो, ठीक है? तो फॉर द टाइम बिंग आपको क्या मिल जाएगा? राहत मिल जाएगी। इसका नाम सिकल क्यों पड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखेंगे वो कोकोनट काटने वाले, देखो एक ऐसा हंसुआ लिए रहते बेसिकली, इसको इंग्लिश में सिकल बोलते हैं। इसका शेप और इसका शेप ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए इसका नाम क्या रखे? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है? बहरहाल एक इलाज तो क्या है, जिसको बीमारी है उसको बोलते हैं फॉलिक एसिड टैबलेट खाओ। अच्छा दूसरा क्या होता है बच्चों कि कुछ लोग को बीमारी नहीं है, वो कैरियर है। कल मैंने बताया था कि हो सकता है कोई पर्सन व्हाइट हो बट उसके अंदर ब्लैक के जीन हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को बीमारी नहीं है बट मेरे अंदर उसके जीन्स प्रेजेंट है। तो अगर मेरे अंदर उसके जीन्स प्रेजेंट है तो मेरे को बोलेंगे कैरियर, क्या बोलेंगे? बीमारी नहीं है ना मुझे, मगर उसका जीन मेरे पास है, तो क्या बोलेंगे मेरे को? कैरियर। तो एक तरीका तो ये था कि दवाई का, और दूसरा तरीका ये है कि एक कैरियर को किसी दूसरे कैरियर से मैरिज अवॉइड करना चाहिए। क्यों?
जैसे मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूं कि ये नॉर्मल है हीमोग्लोबिन, ठीक है, और उसके साथ में सिकल सेल वाला आ गया, मगर ये क्या है, कैरियर है। ये क्या बच्चों, कैरियर। ऐसे यहां पर H और A या स्मॉल h लिख लो, ठीक है। अब ये दोनों ही कैरियर है, बीमारी नहीं है वो, कैपिटल मतलब डोमिनेंट ना, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला था, और ये कैसा है, रिसेसिव वाला। अब जब गैमेट बनेंगे तो कैपिटल H स्मॉल h कैपिटल H स्मॉल h, अरे है ना बच्चों। अब देखो अगर यहां से भी स्मॉल h आ जाए और यहां से भी स्मॉल h आ जाए तो जो चाइल्ड बनेगा उसको तो डिजीज हो गई ना। तो इसलिए एक कैरियर को चाहिए कि वो दूसरे कैरियर से मैनेज क्या करे, अवॉइड करे, समझा। नहीं तो फिर होगा क्या, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे उनको डिजीज हो सकती, पॉसिबिलिटी है, 25% पॉसिबिलिटी है कि जो ऑफस्प्रिंग बने उनको भी क्या हो, वो बीमारी हो सकता है। पेरेंट्स को बीमारी नहीं थी बट बच्चे को हो, 25% इसकी प्रोबेबिलिटी रही। अरे समझा कि नहीं भैया। तो फॉलिक एसिड टैबलेट या फिर आप कैरियर छोड़ अवॉइड मैनेज विद अनदर कैरियर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, चेक करवाना पड़ेगा डीएनए दोनों का, सिंपल। तो कोडली मैच करने के बजाय क्या मैच करेंगे, डीएनए मैच करेंगे। दूसरी डिजीज, ये बात हो गई मोनोजेनिक डिसऑर्डर। एक और डिजीज है इसमें, हीमोफीलिया, आप एग्जांपल ले सकते हैं, हीमोफीलिया। ये बीमारी में क्या होता है चलो, देखो ब्लड के अंदर ना एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है। जब आपको कहीं पर कट टूट जाता है ना तो वहां पर ना क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो आके ब्लड को जमा लेते हैं, बेसिकली सीलते, वो हिस्से को सी देते हैं। आप लोग देखेंगे अपने को जब वो सील देते तो हम लोग के ऊपर वहां पे ब्लैक कलर की कोट आ जाती है और हम लोग के तो बहुत चर्बी देते उसको निकालने की फौरन, है ना। बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर ना एक सिस्टम होता है जो उसको क्या करता है, सी देता है। कुछ लोग हीमोफिलिक होते हैं, हीमोफीलिया वाले पेशेंट जो होते हैं ना उनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होता ही नहीं, उनको थोड़ा सा भी कट होगा ना कंटिन्यू ब्लड गिरते रहेगा, दबाने से रोकेगा नहीं, पूरे बॉडी का ब्लड गिर जाएगा अगर उसको सीएंगे नहीं। स्टिचेस अगर नहीं लिए तो पूरे बॉडी का ब्लड, थोड़े से कट से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हम लोग को मेजर कट होगा, हाथ कट गया, पैर कट गया, तब खून बहुत ज्यादा गिरेगा, दबाने से रोकने वाला। उनके केस में क्योंकि क्लॉट करने वाला फैक्टर ही नहीं है तो ब्लड कभी जमेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, हीमोफिलिक पेशेंट। ये सब मोनोजेनिक डिसऑर्डर है। ऐसी कुछ डिसऑर्डर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। क्या होते हैं बच्चे लोग, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। अब पॉलीजेनिक मतलब एक जीन से ज्यादा जीन्स के अंदर चेंजेस होता है। डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, ठीक है। अब देखो मैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का एग्जांपल है। क्लेफ्ट लिप क्या होती है, ये जो लिप्स है ना अपने, ये ऐसे सेपरेट रहते हैं, दो हिस्से में डिवाइड होते हैं, जुड़े नहीं रहते, अलग अलग हिस्से रहते हैं। ऐसी पैलेट, अंदर का जो तालू होता है वो भी अंदर तक ऐसे डिवाइड होता है, जुड़ा नहीं होता है। ये बीमारी है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है। इंडिया में ना एक गांव था, वहां पर ना बहुत सारे पेशेंट थे क्लेफ्ट लिप वाले, मतलब उनकी लिप क्या, लिप जो थी ना ऊपर वाली वो कैसी थी, सेपरेट थी। तो बाहर से ना एक टीम आई थी डॉक्टर्स की सर्वे करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि उस गांव में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी क्लेफ्ट लिप है, तो उन्होंने सर्जिकली सबको ऑपरेट किए और सबके लिप्स को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। सारे बच्चे, जितने बच्चे थे उस गांव में क्लेफ्ट लिप वाले, सबके लिप को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। ये कैसी होती है, जेनेटिकली होती है, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, वो पेरेंट्स से उसको क्या हुआ है, मिला है। पेरेंट्स को क्या हुआ, पेरेंट्स की वहां से पास ऑन होकर किस में आए, बच्चे में, बच्चे की कोई गलती इसमें नहीं। अच्छा ये सारी डिजीज किसकी वजह से होती है, मल्टीपल जीन्स के अंदर चेंजेस होने की वजह से। हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, एक जीन्स के अंदर नहीं, मल्टीपल जीन्स के अंदर जब चेंजेस हो जाते हैं तो ये सारी बीमारियां क्या होती है फिर। एक और दिया है बट क्योंकि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक नहीं लाए थे तो मैं डायग्राम में शो करता। कैंसर, टेक्स्ट बुक में उसका डायग्राम बनाया, मुंह यहाँ पे काट के रखे हैं, ठीक है। सभी को पता है मुकेश के हाइट सभी ने देखे, मुकेश के पास टाइम नहीं था बट आपके पास टाइम है। तो तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी, ये सबसे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, देखो तंबाकू वगैरह जो भी खाते हैं ना उसमें निकोटीन होता है, बहुत हार्मफुल होता है। हम लोग को चाहिए कि हम लोग क्या करें, अवॉइड करें ये सारी चीजें खाना, लेकिन हम लोग जानबूझ के अपनी जान लेते हैं धुआं उड़ा के। मेरे को तो समझ में भी नहीं आता कि क्या फायदा है, स्मोकिंग कर रहे हैं, धुआं अंदर कचरा जा रहा है, आपका लंग्स खराब हो रहा है, ऊपर से आप स्मोक करके दूसरे को भी परेशान कर रहे हो, पैसा भी फूक दिए, कुछ खा लेते तो पेट में भी लगता मगर नहीं। अच्छा नाम भी कितना गंदा गंदा रहता है, नाम ही गुटखा, भूखा,
मगर मानते ही नहीं, खाने का भूख हम लोग को, पब्लिक को समझ में क्या, ये सब नुकसानदेह चीज है, इससे हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। और ये सब क्या होता है ना, हम लोग अभी जिस एज में है ना बच्चों, उस एज में ना हम लोग को ये सारी चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। धीरे धीरे कोई दोस्त खा रहा होता है, वो अबे खा के देखना एक बार, कुछ नहीं होता। हम लोग भी एक बार खा ले, बड़ा मजा आ रहा है, शो ऑफ का काम करने लगते हैं। सिगरेट पीते हैं, ऐसा पी के चलेंगे जैसे लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ताजमहल बना के आए। नहीं, क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। स्मोक ऐसे करेंगे दिखा के कि मतलब उसको पता नहीं कौन सी पिक्यूलियर क्वालिटी समझते हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज है, स्मोकिंग कर रहा हूं मैं, देखो मैं दादा बन गया भाई। आ रहे तेरे गुर्दे खराब होंगे, फेफड़े खराब होंगे, हम लोग को थोड़ी कोई नुकसान नहीं है। सच में उल्टा आप पियोगे, जो पियो आसपास में रहे उनको भी बीमारी देके जाओ, तो अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीजों को पीना नहीं चाहिए। और ऊपर से अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आता है कि मैं अपनी ही जान ले रहा हूं, और जान लेने वाला सिर्फ कौन है, ऊपर वाला है। ये किसकी क्वालिटी है, ऊपर वाले की क्वालिटी। आप जान अगर अपने आप से लोगे तो आपने चाहा कि मैं ऊपर वाले की क्वालिटी को क्या करूं, एक्वायर्ड करूं। जान लेने वाली जात कौन है, ऊपर वाला अल्लाह है। आप उसके बजाय बोले नहीं मैं ही जान ले लेता हूं, मेरी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहे हैं, एक्वायर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये शिर्क की कैटेगरी में आ जाएगा। और ऊपर वाला बोलता है मैं सब गुनाह माफ करूंगा, शिर्क माफ नहीं करूंगा। समझ में आया? तो भैया अवॉइड करना चाहिए। हम लोग खुद भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं, फैमिली वालों को भी प्रॉब्लम में डाल देते हैं जब पता चलता है। अच्छा, ये सारी चीजें पीक पर कब आती है, जब हम लोग फाइनेंशियली बड़े क्रंचेस में रहते हैं ना, तब ये सारी चीजें पीक पर आती है। घर में वैसे ही पैसा नहीं है, आपको पता चला 3rd स्टेज कैंसर है, समझ में आ रहा है? तो अवॉइड करो। कोई पीता है तो उसको मना करो, नहीं मानता है तो उसके साथ मत रहो, ताकि ना कि आपको ना हो। और ये सारी चीजों से दूर रहने में ही क्या है बच्चों, क्लियर? आई होप समझ में आ गया, वरना खाओ देखो क्या करना मालूम।